सो नमस्कार, वेलकम टू बायोम। सो फाइनली टाइम हैज कम ना, अब हमारा फाइनल टाइम आ चुका है दैट वी हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। सबको पता है कि दिस कमिंग संडे इज व्हाट योर एग्जाम, दैट इज ऑन व्हाट 4th ऑफ May, है ना। तो अब देर किस बात की, माई सेल्फ डॉक्टर शशिकांत भट्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग को क्या क्या करना है। बिकॉज आप लोग को पता है बस ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट, मैक्सिमम 2 और 3 डेज आर लेफ्ट ना। 3 days. हाँ, 3 days. So here we have a team of specialized teachers. बगल में हमारे चंदन सर बैठे हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, संतोष सर फिजिक्स एक्सपर्ट, नेहा मैम बॉटनी के एक्सपर्ट हैं। सो दे विल टेल यू कि अभी लास्ट मोमेंट में जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी का चीज़ होता है वो क्या क्या करना है हमें। मुझे पता है आप लोग सबका तैयारी बहुत परफेक्ट है, बस एक लास्ट टाइम फाइनल जो टीचर्स के वर्ड होते हैं दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। So I would invite Neha ma'am, please have some word. इस टाइम पे बच्चों, आपने अब तक जो भी तैयारी करी हुई है, पूरे साल आपने अपनी ईमानदारी से तैयारी किया हुआ है। जिस भी तरीके को आपने फॉलो किया है, जो आपका स्टडी का पैटर्न है, अब उसमें कुछ भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपको कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपने जो भी अपना कंटेंट तैयार किया है ना, उस पर 100% कॉन्फिडेंस रखो, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। इस बात पे आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आप जितने भी पूरे साल का टेस्ट दिए हो, उस टेस्ट में आपने जो भी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए आपने पूरे साल मेहनत कर लिया। अब उन्हीं चीज़ों को रिपीटेड रिवीजन में आप डाल सकते हो आखिरी 3 दिनों में। अभी के 3 दिनों में आप थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे के पेपर में आप वहाँ पे टाइम बिल्कुल भी जो है ना बर्बाद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर अपना एक रूटीन, रात में सोना, दिन में जागना और दोपहर में पूरा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना, उसके लिए आप जो भी अपने रूटीन में अभी सेट कर सकते हो उस तरीके से आप सेट कर लो। और बायोलॉजी में देखा जाए कि बॉटनी के जो भी चैप्टर्स हैं आप वो एनसीईआरटी लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ एनसीईआरटी ही रिवाइज करें। एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स हो गए, बॉटनी के जितने भी डायग्राम्स हैं उसे ध्यान से रिवाइज कर ले। डायग्राम्स में कहाँ क्या लेबल किया गया है, उन लेबलिंग्स को ध्यान से याद कर ले। और पेपर में आपने जो गलतियाँ करी हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में, उन लैंग्वेज का खास ध्यान रखें। आखिरी 3 दिनों में आपको यही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। अब हमारे एक्सपर्ट संतोष सर फिजिक्स के एक्सपर्ट ये बताएंगे कि फिजिक्स में बच्चों को आखिरी मोमेंट में किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। हेलो बच्चों, अभी जो है मैं 2 चीज़ के बारे में बात करूंगा आपसे कि ये जो 3 दिन बचा है वो, और जो एग्ज़ाम का दिन होगा आपका वो। तो ये जो 3 दिन बचा है इसमें आपको क्या नहीं करना है, ये जो है आप सब जानते भी हैं। और मैं थोड़ा सा बस आपको हिंट दे देता हूँ कि किसी भी बच्चे से फिजिक्स के बारे में बात नहीं करनी है। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगर किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है आपके पास तो उससे इधर उधर की बातें कीजिए। सब्जेक्ट मैटर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जो है कि आप अच्छा खाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, माइंड को जितना रिलैक्स रखिए उतना ही अच्छी बात है। अब एग्ज़ाम के दिन के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले सालों में जो फिजिक्स का पेपर आया है नीट में, उसमें क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ते जा रही है फिजिक्स में। तो मैंने पहले भी बच्चों से कहा है कि खासकर पिछले 2-3 साल में ये मैंने देखा है कि मॉडर्न फिजिक्स से एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन नीट में पूछा जा रहा है। तो आप मॉडर्न फिजिक्स का एक बार एनसीईआरटी ज़रा देख लीजिए एग्ज़ाम के पहले, तो अच्छा रहेगा। और अभी जो रिवीजन अगर आप घर में कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो हथियार है आपके पास वो है आपका शॉर्ट नोट्स। आपने जो मेहनत करके बनाया है जिसमें सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उस शॉर्ट नोट्स को बार बार आप पढ़िए। और जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो मान लीजिए कि कोई बच्चा फिजिक्स बनाता है, अब शुरू का 2-3-4 क्वेश्चन नहीं बनता है उससे, अब बच्चा वहीं डिप्रेशन में चला जाता है। तो तुम हमेशा ये याद रखना कि तुम कॉलेज में जाओगे या नहीं जाओगे ये 180 क्वेश्चन से तय होगा, शुरू के 4 क्वेश्चन से तय होने नहीं जा रहा है ना। आप वहाँ कोई फैसला नहीं कीजिए, आपको 180 क्वेश्चंस टच करना है।
बनाना है, देखना है, तब जा कर के फैसला होगा कि आप कॉलेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो फिजिक्स में एक ट्रेंड ये भी है बच्चों कि 2-3 क्वेश्चन हर साल से नीट में ऐसा दे रहा है जो आपने पहले कभी देखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो क्वेश्चन बहुत टफ पूछा गया है? नहीं, वो टफ नहीं पूछा है, उसका प्रेजेंटेशन ऐसा किया है कि वो एकदम नया लगेगा आपको। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना, थोड़ा सा सोचना, वो नया क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर बनेगा, बिल्कुल तुम बना ले जाओगे। भरोसा रखना अपने ऊपर, कभी भी अपने टैलेंट को हीन भावना से नहीं देखना है आपको, ठीक है। और फिजिक्स के लिए मैक्सिमम जो है 1 घंटे का टाइम आप खर्च कर सकते हो। अगर कुछ टफ क्वेश्चन है तो उसे आप स्टार लगा के छोड़ सकते हैं कि चलो सेकेंड राउंड में देख लेंगे। उसमें समय नहीं बर्बाद करना है किसी भी क्वेश्चन में फंस के, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स देना होता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है आपको, हालांकि ऐसा देता तो नहीं है फिजिक्स में, लेकिन पिछले सालों में मैंने देखा है पेपर में कि 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है डेसिमल वाला, तो उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा सा समय दोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर लगे बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसे होल्ड पे रखना, लास्ट में टाइम मिले तो करना। ये होता है वहाँ पे कुछ मतलब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं फिजिक्स में कि 2024 में नीट ने अपना सिलेबस रिवाइज किया था। उसमें एक नया टॉपिक जो है ऐड किया गया था फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंटल स्किल। तो पिछले साल जो है उससे कुछ खास तो नहीं पूछा गया था, तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं अभी कि इस साल भी उससे कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंटल स्किल को। और कैसे रिवीजन करना है, अभी जितने भी बायोम के टेस्ट हुए थे उसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल से कुछ बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप उन सारे सवालों को एक कॉपी में लिख लीजिए और उसका क्या आंसर था उसको टिक कर लीजिए, क्योंकि वो सवाल जो है वो नॉर्मल बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो आप उसको लेके आप लिख लीजिए और उसका आंसर आप याद कर लीजिए अच्छे से। और एक बात और कि PYQ तो आपने बना ही लिया होगा, तो मेरे हिसाब से मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ कि कम से कम मिनिमम 5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हर बच्चे के टिप्स पर होना चाहिए। ये कब होगा? जब आपने 2 बार 3 बार बनाया होगा, तो आपने बनाया होगा तो ये होना चाहिए, क्योंकि नीट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं PYQ से भी आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट होता है सवाल, नहीं तो कॉन्सेप्ट पूछता है। और एक बात और, जब नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसको पढ़ के आपको ये लगे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आर अनलिमिटेड बट कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड। तो कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना, वो नया क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। केमिस्ट्री के सर चंदन सर कुछ अपने विचार को शेयर करेंगे, बच्चों को आखिरी समय में क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि आपका अभी जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 स्ट्रेटजी होगा अभी। आप ये 3 डेज़ जो आपके पास टाइम बचा है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब आपको पढ़ना कैसे है, उसके बाद एग्ज़ाम में क्या करना है उसको कैसे, वो स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा। तो 3 डेज़ का जो स्ट्रेटजी होगा वो 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए है। अगर मान लो कि आपका मार्क्स 600, 620 वैसे एग्ज़ाम में अभी आ रहा है, या किसी का 550 आ रहा है, 520 आ रहा है, तो वैसे बच्चों को क्या है कि थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज में क्या है कि पूरा आप NCERT इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा गो थ्रू कर लीजिए एक बार। अब इनऑर्गेनिक में क्या है कि DNA ब्लॉक का कुछ जैसे कि रटने वाला है, जैसे कौन सा कलर होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। कुछ एक्सेप्शंस है कहीं कहीं पे, VBT में भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड कभी हो जाता है, कभी वीक फील्ड लिगेंड हो जाता है, तो वो कहाँ पे होता है। तो उन सब चीज़ों को एक बार मार्क करते हुए एक बार इनऑर्गेनिक पढ़िए पूरा। और आप सिलेबस ज़रूर देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार NCERT का वो सिलेबस देखिए। नीट का टोटल 20 यूनिट है, उसमें देखिएगा प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप लिखा हुआ है कि एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है, कैनिजारो पढ़ना है, पूरा रिएक्शन कंप्लीटली लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ H2O HCl। तो जो वैसे लिखा हुआ है उसको एक बार आप पढ़ सकते हो NCERT से। आप देख लो कि सिलेबस में क्या क्या है, एक बार वो थी, क्योंकि वो चीज़ें आपको जो है वो कि वो तो आएगा ही आएगा जनरली, अगर NCERT में वही सब है और वही सब क्या है हमारे सिलेबस का पार्ट है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसके जो फार्मूलाज है वो पूरा फार्मूला एक बार शॉर्ट नोट पे
अगर आपने लिखा है तो पूरा शॉर्ट नोट्स वो रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से, उससे क्या होगा पूरा फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे करके फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का आप 3 डेज़ में पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़िए, पूरा NCERT बेस्ड आप पढ़िए, उससे क्या होगा कुछ मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। और जो भी आपने अभी तक टेस्ट दिया है उसमें आपने डायरी में नोट किया होगा, तो जो भी आपके मिस्टेक्स हुए हैं एग्ज़ाम के दौरान जो आपने यहाँ दिया है उसके जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, जो कॉन्सेप्ट में आपसे गलती हुआ है उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि अब अगर वो क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो बार बार गलती होते हैं आपने लिख ही लिया होगा, तो अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। या कुछ ऐसा डेटाबेस क्वेश्चन आ जा रहा है वो आपको याद नहीं है, आपको पता चल गया था 10 दिन के एग्ज़ाम में कि हमें ये चीज़ याद नहीं है। तो जो अनकॉमन चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में कम आता है, जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको आप कोशिश करिए कि वो हमसे गलती ना हो, वो देखिए। और आप क्वेश्चंस बनाइए, अभी PYQ एक बार पूरा गो थ्रू कर जाइए। आप देखिए कि PYQ में जो जो थ्योरी, जो जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है वो सब आपको पूरा अच्छे से क्लियर है कि नहीं। एक बार क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो प्रैक्टिकल का पार्ट ऐड हुआ है, बहुत बच्चों का क्या है कि वो अच्छे से याद नहीं है, उसमें कुछ कुछ गलतियाँ हो रहा है, तो उससे उसके मार्क्स गलत कम आ जा रहे हैं कुछ कुछ। या लायोफिलिक लायोफोबिक कोलॉइड्स पहले सरफेस केमिस्ट्री में था, बच्चे को लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री तो डिलीट हो गया, उससे कभी आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकल वाले में वो लिखा हुआ है सिलेबस में, लायोफिलिक लायोफोबिक। या जो यूनिट 1 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जो जिसमें आप जेंडॉल, डुमास मेथड, कैरिस मेथड, ये सब जो पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उसमें जो न्यूमेरिकल आता है उसमें बच्चों को दिक्कत हो रहा है कुछ कुछ, तो उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि वो आप ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, NCERT में दिया हुआ अच्छे से वो, और वो है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उसमें जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, कहाँ पे बेस में क्या लगा हुआ है, तो वो सब एक बार देखिए। मतलब आप डायग्राम, जो भी फॉर्मूला है, जो कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ एक्सेप्शंस है, उसको देखिए। शॉर्ट नोट्स में जो आपने लिखा होगा वो आपको तो देखना ही है, तो उस हिसाब से करेंगे तो आपके मार्क्स कुछ आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि हम एग्ज़ाम में क्या करें, स्ट्रैटेजी क्या हमारा होगा। तो एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी क्या होगा कि अब तक जो आप तक किए हैं, जैसे आप एक ऑप्टिमाइज कर चुके होंगे, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट वहाँ एग्ज़ाम में नहीं करना है। ये नहीं कि अच्छा चलो आज हम फिजिक्स ही से शुरू करते हैं, 2 दिन पिछली बार कभी फिजिक्स बनाए थे तो अच्छा हो गया था, कुछ नहीं करिए। जैसे आप अब तक नंबर लाते रहे हो, आपका नंबर जैसे भी अच्छा आ रहा हो, आप खुद ऑप्टिमाइज कर चुके होंगे, एकदम नेचुरल रहिए पहली बात एग्ज़ाम में। आप सोचिए कि नीट का एग्ज़ाम आपके लिए एक नॉर्मल AITS एग्ज़ाम की तरह है। जैसे आप AITS एग्ज़ाम में बैठे, जैसे आपका अप्रोच होता था, एग्जैक्टली वही अप्रोच रहेगा। जैसे 35 आप बोलते हो 30-35 मिनट में सर मैं पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर लेता हूँ, जैसे करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही करिए। आप एग्ज़ाम में जाइए और एक नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आप वैसे आप अप्रोच करिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि पता चला कि पहला ही 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, या 3rd क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्या दिया है, तो उससे क्या होगा कि पूरा आप एंजाइटी में चले जाएंगे। आप बोलेगा कि मुझे शायद 120 लाना था और मेरा तो शुरू का ही 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, या अभी ही मेरा ये हाल हो गया। तो बाकी जो आसान पेपर होगा, जो क्वेश्चन बनने वाला होगा, उसमें भी आपसे गलती होने लगेगा। इसलिए कभी भी कुछ सोच के मत बैठिए। कौन जानता है कि फर्स्ट रैंक को 720 आएगा, हो सकता है इस बार फर्स्ट रैंक को जो 715 ही आए। ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे ना आप डिसाइड करेंगे, वो तो पेपर डिसाइड करेगा कि पेपर का लेवल क्या है। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ये डिसाइड करके नहीं बैठेंगे कि मुझे 720 लाना है या 700 से ऊपर लाना है। आपको बस जाना है, नॉर्मल एक एग्ज़ाम लिख के आना है, जैसे आप लिखते रहे हो, जो होना होगा वो होगा, अच्छा ही होगा। दूसरी बात यह है कि जो आपका एग्ज़ाम वाला दिन है 4 तारीख, उस दिन आपको क्या करना है कि एकदम रिलैक्स रहना है। बहुत बच्चे को देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पे 1 घंटे 2 घंटे पूरा फॉर्मूला पलट रहा है। इससे क्या होता है मैं बताता हूँ बच्चों में, लास्ट मोमेंट पे 1-2 घंटे में जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो आपके ज़्यादा दिमाग में आएगा, और जो आप साल भर पहले कुछ पढ़े थे वो आपके दिमाग से निकल गया होगा। इसलिए लास्ट मोमेंट पे कुछ भी मत पढ़िए। आप 4 तारीख को लगभग रिलैक्स ही रहिए, आप एकदम अच्छे से बातचीत करिए दोस्तों के साथ, जो भी पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करिए। 3 तारीख को रात में भी अच्छे से सोना है, आप सवेरे सो जाइए। कोई भी एंजाइटी नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपके मन में जैसे इस एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको ये लगेगा कि मेरा क्या होगा, इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मेरा मार्क्स इतना कम आया तो क्या होगा। बहुत सारे फालतू के दिमाग में बातें आएंगी, और आपको इन सब बातों को एकदम भूल जाना है। मतलब कुछ भी सोचना ही नहीं कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। आपको ये सोचना है कि बस ठीक है, अब तक इतना अच्छा मैंने किया है, एग्ज़ाम में जाऊंगा तो अच्छा ही करूंगा। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव।
और ये भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अपने यहाँ जो बच्चे जो भी टेस्ट दिए हैं, अगर किसी का मान लीजिए 550 भी आ रहा है, तो अपने यहाँ का क्वेश्चन का लेवल, नीट का लेवल अलग होता है। तो हो सकता है 50 नंबर 100 नंबर ज़्यादा ही आए, तो पहले से ये सोच लेना कि मेरा नहीं होगा या मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ नहीं सोचना चाहिए। आप एक नॉर्मल जाके एग्ज़ाम लिखिए, अच्छा होगा। आपने बहुत मेहनत किया है, मुझे पता है, और इसके लिए मैं जो भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए ऑल दी बेस्ट कहता हूँ। और मुझे बताइए कि आपका कैसा एग्जाम होता है। अब शशिकांत सर आपको बताएंगे कि जियोलॉजी में कैसे करना है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको इतने बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया। लास्ट टाइम में हमारा लास्ट मोमेंट क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, बट मैं आपको इन समरी में 4-5 पॉइंट बस इलाबोरेट करके बस बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आप जब एग्जाम में बैठने जा रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने का मतलब ये है कि अगर 2 से या 3 दिन के बाद ही हमारा एग्जाम है, तो इन 2 से 3 दिनों में हम कुछ भी नया नहीं टच करने वाले। नया चीज़ क्या टॉपिक है, क्या पढ़ाई है, क्या मेरा छूट रखा, उसको कुछ नहीं पढ़ना है। आपने कोचिंग्स में जितने भी बायम कोचिंग्स में जितने भी टेस्ट में आप अपीयर हुए हो, जितने भी टेस्ट का पेपर आपके पास है, जहाँ भी आपका मिस्टेक हुआ है, उन सारे पॉइंट्स को एक बार समराइज कर सकते हैं इन 2 दिनों में। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, स्पेशली बायोलॉजी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास लास्ट मोमेंट में केवल एनसीईआरटी बुक पे अगले 2 से 3 दिन में बस आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और उसको पढ़ना मतलब रीडिंग देना, आपको रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार उसको थॉरली देखते चलोगे, 2 या 3 बार उसको रिपीट कर दो, ठीक है। और एनसीईआरटी में किस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले एनसीईआरटी में जितना भी डाटा है, आपने देखा होगा, अगर आप इकोलॉजी में जाओगे वहाँ पे कुछ आपको डाटा मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है वहाँ पे कुछ आपको डाटा मिल जाएगा, किंगडम हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वहाँ पे कुछ डाटा हो गया। अगर आपको रिवाइज करना है अभी से 2-3 दिन रेगुलरली कोई टॉपिक, तो ये डाटा है। और 11th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कुछ भी नया टॉपिक टच नहीं करना है। दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट जिनका यहाँ के कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स 650 680 कंसिस्टेंटली रहा है, कंसिस्टेंटली बोलने का मेरा मतलब है कि 70-80% टेस्ट में आपका 650 680 तक मार्क्स रहा है। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप पे इम्पोज कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं ये कह रहा हूँ कि यू कैन टेक अ रिस्क, आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास अगर आपका कंसिस्टेंटली 70% 80% मार्क्स आ रहा है कोचिंग के टेस्ट में, बायोम के टेस्ट में, तो ये डैम श्योर है कि आप सिलेक्ट तो हो ही रहे हो। सिलेक्शन में कोई बात ही नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्क्स कितना से कितना इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर ये है कि आप 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोनस ले सकते हो, उस पर अटेम्प्ट ले सकते हो। तीसरी बात, अगर अभी आपका 2 दिन के बाद जो एग्जाम है, रिवीजन करोगे, एग्जाम के जस्ट अभी 2-3 दिन पहले आपको करना है क्या है, कुछ भी बाहर का स्पाइसी फूड, रिगार्डिंग हेल्थ आई एम टॉकिंग, कि आप बाहर का कुछ भी स्पाइसी फूड नहीं लोगे। अपने आप को जितना हाइड्रेट करना है, पानी वाटर कंटिन्यूअसली लेते रहना है। जरूरत पड़ी तो ORS, एंजाइटी फियर कुछ भी नहीं, बिकॉज आपका एग्जाम दोपहर के टाइम पे है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आदत क्या होता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो देखिएगा लोगों का आदत क्या है कि उस टाइम पे दे आर फीलिंग लाइक ड्रॉजी। तो वो चीज़ से आपको बचना है, इसके लिए आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के संडे को एग्जाम है, आप सैटरडे को आप अपने जीवन का वो काम करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मूवी देखना, घूमना, कहीं दोस्तों से बात करना, चैट करना, जो भी करना अच्छा लगता है, आप सैटरडे को वो काम करेंगे। उस दिन आपके दिमाग में रात रात तक ये होना चाहिए कि आप आज इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम है आपका संडे को कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं, फ्रूट्स और हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एंड वी नो डैट कि आप लोगों ने जितना तैयारी किया, आपके रिजल्ट्स को देख के लग रहा है कि यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम, आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, ये हमारी गारंटी है, वी ट्रस्ट यू, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे सारे टीचर्स ने आपको बताया कैसे क्या एग्जाम में तैयारी करना है। और सर संतोष सर कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज सर? बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। स्टूडेंट्स, लास्ट 3 दिन में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। 1 डे कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो आप अपना बेस्ट दीजिए 4th मई को। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।